Hello, dear learners. Hope you are doing well and enjoying your studies. So, as you all know, I have promised of making the paper 1 videos also. And yes, I have said that I will be making it very soon. So here comes the very first video of 2018 July paper 1. Yes, 2018 because तभी से 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया. 100 क्वेश्चंस वाला पेपर स्टार्ट हुआ था हमारा पेपर 2. इसीलिए हमने 2018 से ही पेपर 1 भी स्टार्ट किया है. यस, और अगर हमें थोड़ा टाइम मिलता है एंड में रिवीजन सीरीज़ भी करनी है. अगर हमें टाइम मिलता है तो हम उसके पहले के जैसे 2017-16 के भी पेपर 1 स्टार्ट करेंगे. बट अभी के लिए तो 18 से लेकर 23 तक के सारे वीडियोस हम कवर करेंगे. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है फॉर 100 मार्क्स. हम पेपर 1 कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. 1. Which of the following set of statements best describes the nature and objectives of teaching? Indicate your answer by selecting from the code. Teaching and learning are integrally related. There is no difference between teaching and training. Concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students. All good teaching is formal in nature. Teaching is social act, whereas a teacher is a senior person. Teaching is a social act, whereas learning is a personal act. So the very correct answer is option A, option 3, ACF. ओके, ACF. यहाँ पर उन्होंने पूछा है सेट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को डिस्क्राइब करते हैं. तो उसमें से ये जो 3 स्टेटमेंट हमने सॉर्ट आउट किए हैं, जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड. दोनों अगर इफेक्टिव टीचिंग है तभी इफेक्टिव लर्निंग होगी. ठीक है. कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स. यस, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी को भी किसी भी टीचर का, कि उनके स्टूडेंट में कुछ ना कुछ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आए. गुड मतलब पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म हो बच्चे, जैसे कि उनकी नॉलेज बढ़े, उनका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, सोशल वैल्यूज़ ये सारे इंक्रीज हो. इसीलिए देन ऑल टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट, वेयर इज लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट. करेक्ट, बिकॉज टीचिंग इज़ वेरी स्पेसिफिकली सोशल एक्ट. इसमें काफ़ी सारे जैसे टीचर इंटरेक्ट करती है काफ़ी सारे लोगों से, कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं. बट लर्निंग पर्सनल है, क्योंकि लर्निंग हम खुद करते हैं ना, खुद का एकदम पर्सनल मैटर होता है लर्न करना. इसीलिए हमारा ऑप्शन है 3, ACF. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग? इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग: प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ लर्नर, पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स. ये है ऑप्शन 1. ऑप्शन 1, अगर स्टूडेंट को जो लर्नर है उसे पहले से ही सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन है, इफ़ ही हैज़ अ स्पेसिफिक नॉलेज और समथिंग रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, देन ही कैन कॉन्सेंट्रेट मोर with more concentration. Like if you listen any word or come to heard any word in the PYQs, you while studying notice that specific word. If suppose you are learning effectiveness of teaching, यहाँ पर आपने ये वर्ड पढ़ लिया है एंड जब आप आपकी बुक्स में जब रिविजन करेंगे या जब पढ़ेंगे भी, तब भी आपको अगर ये वर्ड आता है तो आप उसको ज़्यादा गौर से पढ़ते हैं. यह चीज़ आपने नोटिस की है या ज़्यादा ध्यान से हम वो चीज़ पढ़ते हैं क्योंकि हमने वो टर्म वो वर्ड सुना हुआ होता है, इसीलिए. ओके, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. इन 2 सेट्स गिवन बिलो, सेट 1 इंडिकेट्स मेथड्स ऑफ टीचिंग व्हाइल सेट 2 प्रोवाइड्स बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस और इफेक्टिवनेस. मैच द 2 सेट्स एंड इंडिकेट योर आंसर. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 है जिसमें है ए, लेक्चरिंग. लेक्चरिंग का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज. ओके, देन डिस्कशन इन ग्रुप्स, ये आता है 5. थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, programmed instructional procedure. It is option 1, small step presentation with feedback provided. Okay. Question number 4. From the list of evaluation procedures given below, identify those which will be called formative evaluation. Indicate your answer by choosing from the code. A teacher awards grades to students after having transacted the coursework. During interaction with students in the classroom, the teacher provides corrective feedback. The teacher gives marks to students on a unit test. The teacher clarifies the doubts of students in class itself. The overall performance of a student is reported to parents at every 3 months interval. The learner's motivation is raised by teacher through a question answer session. So correct code क्या है, हमें ये पता करना है. The correct answer is option 4, BDF. Okay, BDF is the correct answer. क्या क्या है? During interaction with students in the classroom, teacher provides corrective feedback. यहाँ पर ये वर्ड को नोट डाउन करो, formative evaluation. ये वाला वर्ड काफ़ी स्पेसिफिक है. देन डी, टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास सिस्टम. द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन. ओके, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? सबसे पहले तो जो इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग, जो ड्यूरिंग द कोर्स चलते रहता है इवैल्यूएशन, जो मतलब द इवैल्यूएशन प्रोसेस विच गोज ऑन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड विच हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द लर्नर. ओके, इट प्रोवाइड्स कॉन्स्टेंट फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट.
कंसर्निंग लर्निंग सक्सेसेस एंड फेलियर, लाइक दोनों भी पता चल जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स होता है ये, एंड इट हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो। कुछ डाउट्स है तो स्टूडेंट तुरंत पूछ लेते हैं एंड टीचर को उससे आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। एंड देन लर्नर्स मोटिवेशन, जो लर्नर है उनका मोटिवेशन किससे रेज होता है? थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। जब क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो स्टूडेंट्स को जब आंसर सही आता है तो उन्हें लगता है कि येस मेरा नॉलेज सही है या मुझे सही समझ में आ रहा है। नाउ फिफ्थ, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्यों? तो सबसे पहले ऑप्शन ए जो है ये सही है, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। सारी जो पढ़ाई है उसका एम क्या होना चाहिए? लर्निंग होना चाहिए। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था वही, जो स्टूडेंट्स में अच्छी एबिलिटीज़ क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह लेके आएंगे। देन जो लर्निंग है रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग आप क्या सिर्फ टीचिंग से ही सीखते हो क्या? नहीं, जैसे हम लोग थिंकिंग, रिलेटिंग, देन क्रिएटिंग थिंग्स, ये सबसे भी चीज़ें सीखते हैं। तो ओवरऑल टीचिंग इज़ पर्सनल, लर्निंग इज़ पर्सनल, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। Results from all these things, okay? Learning results from personal, academic, social, emotional and cognitive. So इसीलिए ऑप्शन बट आर इज फॉल्स, ये सही है। सिक्स्थ, देयर आर 2 सेट्स गिवन बिलो, सेट 1 स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ रिसर्च while set 2 indicates the characteristics. Match the 2, fundamental research, applied research, action research, evaluative research. Correct answer is option C. Option C is the correct answer. सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च का आएगा 1, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। फंडामेंटल रिसर्च सबसे बेसिक होता है, डिस्कवर न्यू थेरी और डेवलप द एग्जिस्टिंग थेरीज, ये प्रिंसिपल सेट करते हैं। देन अप्लाइड थेरी, इसका 2, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थेरी बिल्डिंग। अप्लाइड जो इसके प्रिंसिपल्स है फंडामेंटल के, उनको यूटिलाइज कर कर थेरी को डेवलप करते हैं, या जो भी उनका प्रॉब्लम है वो उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं। देन एक्शन रिसर्च 3, इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशंस, एक्शन लेना किसी भी चीज़ पर, जैसे इमीडिएट एक्शन टू गेट द सोल्यूशन एंड इम्प्रूव द सिचुएशन। Evaluative research 4, exploring the possibility of theory for use in various situations. Evaluate the performance of action, मतलब एक्शन सही है या नहीं इसको evaluate करना, एंड उनको जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो सब कुछ हो रहा है या नहीं इसके ऊपर भी नज़र रखना, ठीक है। एनालाइजेज द इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑन अ सर्टन प्रॉब्लम द प्रोग्राम इज ट्राइंग टू सॉल्व। एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करना, एनालाइज करना एक ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 7th, which of the sets of activities best indicates the cyclic nature of action research strategy। तो इसका मैं आपको एक कोड वर्ड देती हूँ, PAOR, ये है उसका शॉर्ट फॉर्म, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। PAOR एक्रोनिम बोलते हैं ना, PAOR पावर, ठीक है। एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम थ्रू वेरियस स्टेप्स। तो एक प्रॉब्लम होती है, उसको इवेल्युएट करना, उसको एनालाइज करना, एंड देन उसको स्टेप वाइज उसका आंसर फाइंड करना, जैसे प्लान, ताकि पता चले कि क्या प्रॉब्लम है या क्या इश्यूज़ है हमारे इसमें, टू नो द रियल कंस्ट्रेंट्स। देन एक्ट, इम्प्लीमेंट द प्लान बाय एक्टिंग ऑन इट। देन ऑब्जर्व इफेक्ट्स ऑफ द एक्शन, जो आपने एक्शन लिया है, एक्ट किया है, उसके जो इफेक्ट्स है उसको ऑब्जर्व करो। एंड रिफ्लेक्ट एज बेसिस ऑफ फर्दर एक्शन, प्लानिंग एंड एक्शन, मतलब रिफ्लेक्ट करो कि आपने जो प्लान किया, जो एक्शन लिया वो सही है या नहीं, ओके। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू अ साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें क्या है कि कौन सा है जो सबसे पास में आएगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, ऑप्शन 2 है। परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, हाइपोथेसिसिंग, डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सजेस्टेड सोल्यूशन एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इन एक्शन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि रिसर्च स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, लिटरेचर सर्वे, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम, जो फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम है, परसीविंग एंड लोकेटिंग। देन लिटरेचर सर्वे, जो अवेलेबल लिटरेचर वगैरह है उसको सर्च करना, उसका सर्वे करना। हाइपोथेसिस डेवलप करना, एक बैकग्राउंड, एक आउटलाइन तैयार करना चाहिए। डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सजेस्टेड सोल्यूशंस, जैसे रिसर्च डिज़ाइन बनाओ, फिर सैम्पल डिज़ाइन बनाओ, ओके। डाटा कलेक्शन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, डाटा एनालिसिस, एंड देन हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। और उसके बाद में आता है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, और सबसे एंड में क्या आता है, रिपोर्ट राइटिंग। कभी भी ध्यान में रखो, रिपोर्ट राइटिंग एकदम एंड में आएगा, रिपोर्ट प्रिपरेशन, रिपोर्ट जो रहता है वो सबसे एंड में आता है। हाइपोथेसिस 4th नंबर पर आता है और रिपोर्ट सबसे एंड में आएगा, ओके। टोटल कितने स्टेप्स है, 12 स्टेप्स होते हैं टोटल, ओके। आगे बढ़ेंगे। 9, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च इथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ अ थीसिस, डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च इथिक्स,
इज कंसर्न विथ विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़, तो इसका आंसर है डी। जो ये जो 3 है ये मेनली गाइडलाइंस होते हैं जो रिसर्च के लिए फॉलो करते हैं, बट एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च इथिक्स in which consent should be taken from participants and proper evidence and sources should be mentioned in research। अगर आपने उस पर जो सोर्सेज वगैरह मेंशन नहीं की है तो वो कॉपीराइट आ जाता है, उसको पैराग्रिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। इफ इट्स नॉट फॉलोड देन देयर कैन बी प्रॉब्लम विच इज अगेंस्ट द ethics। 10. In which of the following activities potential for nurturing creative and critical thinking is relatively greater? कौन सी एक्टिविटी में प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, प्रेजेंटिंग अ सेमिनार पेपर, पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप। इसका आंसर है 3। यहाँ पर क्या बोला है? नर्चरिंग क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो वहाँ पर आप मीटिंग न्यू रिसर्चर्स टू प्रेजेंट एंड डिस्कस देयर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड वर्क एट अ लार्ज लेवल। आपको आपका जो भी है नॉलेज वगैरह ये लार्ज लेवल पर डिस्कस करने मिलेगा। दिस कॉन्फ्रेंस इंकलकेट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द पार्टिसिपेंट्स। ओके, आगे बढ़ेंगे हम 11th। अभी 11th है पैसेज। तो मैं PDF प्रोवाइड करने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर वहाँ से ये PDF भी ले सकते हो। हम डायरेक्टली आंसर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। 11th, अकॉर्डिंग टू अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटिव ऑफ द 4th डायमेंशन? एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, मॉडर्न डे डायनामिज्म, इकोनॉमिक इन ग्लोबल कंटेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ACD, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, इकोनॉमी इन ग्लोबल कंटेक्स्ट एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ओके, एंड यही पैसेज में भी दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। आप जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाए। सी, 3 डायनामिक डायमेंशन, द पीपल, द ओवरऑल इकोनॉमी एंड द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ऐसे ही सारे जितने भी चीज़ें हैं ये सारी पैसेज में दी हुई है। आप जब मैं PDF प्रोवाइड करूँगी आप ध्यान से पढ़ लेना। 12, मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट डिमांड्स। ऑप्शन है परवेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज ऑल्सो गिवन इन द पैसेज। आगे पढ़ेंगे हम 13, एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वुड लीड टू लेस पोल्यूशन, वेस्टेज ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज, लो वैल्यू एडिशन, हर्टिंग द पुअरेस्ट मोस्ट। तो इसमें सबसे स्पेसिफिक आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, BCD, एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्टेज ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज, करेक्ट, लो वैल्यू एडिशन एंड हर्टिंग द पुअरेस्ट मोस्ट। उनका लेबर ज़्यादा यूज़ होगा ना फिर। 14, द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स वुड रिजल्ट इन ऑप्शन डी, लिफ्टिंग आवर पीपल टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। लोगों को एक डिग्निटी वाली लाइफ देना चाहिए, मिलेगी अगर टेक्नोलॉजी का इनपुट एडवांटेज पूछा है। इन्विजिंग अ डेवलप्ड इंडिया रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ कोर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। ओके, ये सारे पैसेज में दिए हुए हैं एज सच। 16, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टन स्टिमुलाई इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। अभी कम्युनिकेशन के आगे स्टार्ट हो गए। पहले हमने टीचिंग देखा, देन रिसर्च, फिर कंप्रेंशन, पैसेज वाला पार्ट, अब कम्युनिकेशन। तो इट इज सिलेक्टिव अटेंशन, ऑप्शन 3, सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक ही चीज़ पर फोकस करना। इसीलिए डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टन स्टिमुलाई। अगर आप किसी एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं तो आपने जो दूसरी बात, लाइक इफ द मैम इज if the teacher is teaching something and if you are focusing only on the previous knowledge which she has already done speaking, and you are missing out the present thing, or if you are focusing on something in the classroom like some wall papers or charts or something, then you are missing out. That is what selective attention is. 17, assertion and reasoning. The initial message to students in classroom by a teacher need not be critical to establish interactions later. More control over the communication process means more control over what students learn. So the correct answer is option D, because जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. इनिशियल मैसेज not be critical to establish interaction. She has to be very critical while establishing the interaction. First impression is the last impression जो बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है इसी के कंटेक्स्ट में. एंड फंडामेंटल एक्सपेक्ट जो रहता है, इट इज़ द टीचर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कलीग्स. तो इसीलिए उनका कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव रहना चाहिए. 18, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इन अ नेचुरल एबिलिटी. रीजन, इफेक्टिव टीचिंग इन क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. ऑप्शन इसका भी डी ही है, 17th का भी डी है और 18th का भी डी है. इफेक्टिव टीचिंग डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन इन फॉलोइंग वेज. इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी मेंटेन्ड यूजिंग डिफरेंट ऑडियो वीडियो टेक्निक्स इन क्लासरूम. इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिमांड्स केयरफुल यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज इन द क्लासरूम. यूजिंग एन ऑनेस्ट एंड टैक्टफुल टोन विल ऑल्सो एड टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम. ठीक है, नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये वाला स्टेटमेंट सही है. बिकॉज आई एम हैविंग द नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, आई एम मेकिंग माई वॉइस एज मच ऑडिबल एज इट कैन बी. आई एम गिविंग द स्पेसिफिक कंटेंट, द स्पेसिफिक knowledge so that students don't get confused and learners don't get confused. Then also
नॉन वर्बल क्यूज, एक्चुअली यू आर ओनली सीइंग माई वर्बल क्यूज, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, यू कैन नॉट सी मी, सो you don't know what are my verbal expressions or what are my non-verbal expressions. Okay, and honest and tactful tone. I am honest as I am speaking the correct information, therefore there is confidence in my voice. That is what it demands. Okay. 19th, assertion and reasoning again. Classroom communication is a transactional process. Reason: a teacher does not operate under the assumptions that student response and purposive. Option is का 3. Classroom communication transactional process है, and this model requires continuous change and transformation in every component as people, their environment and the medium. सब में चेंज आना ज़रूरी है. ट्रांजेक्शनल माने कि चेंजेबल, डिमांडेबल, more specifically. Due to this model, it presumes the communicators to be independent and act the way they wish to. जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उन्हें इंडिपेंडेंस मिलता है कि उनको जैसे बिहेव करना है, जैसे बात करनी है, वो उस वे में बात कर सकते हैं. Since both the sender and receiver are essential to keep the communication going in transactional model, the communicators are also interdependent to each other. इंडिपेंडेंट तो होते हैं बट इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, क्योंकि दोनों रिसीवर और सेंडर दोनों भी ज़रूरी है. इसीलिए यहाँ पर जो बोला है, अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्स. तो अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जो रिसीवर है हमारा उसका रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा ही नहीं. 20. Which of the following sets of statement is correct for describing the human communication process? Non-verbal communication can stimulate ideas. Communication is a learned ability. Communication is not universal pancake. Communication cannot break down. More communication means more effective learning by students. Value of what is learned through classroom communication is not an issue for students. यहाँ पर करेक्ट पूछा है तो हमें करेक्ट वाला ही आंसर देना है. 20 का आंसर है सी. ओके. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज. करेक्ट. Communication is a learned ability. Yes. Communication is not a universal pancake. Okay. And then communication cannot break down. Correct. Okay. मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग. ऐसा नहीं होता है ना, कभी कभी थोड़ा भी बोल दिया, थोड़ा भी बात कर ली और उस पर से भी समझ में आ सकता है. वैल्यूज ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू. इट इज़ एन इशू फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर. दोनों के लिए भी ज़रूरी होता है. सो नाउ लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन से 21. द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज -1, 5, 15, 29. Which will be the next term? So first we will see the difference. The difference is +6. Okay. I will write it more easy. +6. Okay, 1 minute. Just the difference will be +6. ठीक है. Then again 5 and 15 के बीच में डिफरेंस क्या आता है? +10 का डिफरेंस आएगा. तो ये 4 से बढ़ गया. ओके, 4 से +10, 6 और 4, 10 के बीच में का डिफरेंस +10. देन 15 एंड 49 के बीच में 29 के बीच में डिफरेंस है +14. सो ऐसे ही अगर हमने फिर से और 4 ऐड किया, 14 में 4 ऐड किया तो +18 आएगा. ओके, +18. अभी 29 + 18 करके देखो आप. करेक्ट आंसर विल बी 47. करेक्ट आंसर विल बी 47. ओके. फोर से ये डिफरेंस बढ़ा एंड वैसे ही आंसर भी मिल गया. देन 22. द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ABD, DGK, HMS, MTB, SBL. तो इसमें कौन सा आएगा नेक्स्ट टर्म, ऐसा पूछा है. हमारा आंसर है ऑप्शन 3 ZKW. तो ये कैसे हो रहा है देखिए. सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है A +1 B +2 D, वैसे D +3 G, G +4 K, फिर वैसे ही H +5 M +6 S. वेट, आई विल राइट इट. सी, मैंने यहाँ पर नंबर्स भी लिख दिया है, +1 +2 +3 +4, उसी वे में लिखा है. आप भी वैसे ही थोड़ा सा ध्यान से देखो. सब में 3 ऑप्शंस में Z पहले आता है. ठीक है, तो इस पर से आपको अंदाज़ा आएगा, बट आपको उसमें कितने ऐड करने हैं, Z में +11 ऐड करने हैं, तभी आंसर आएगा K. ठीक है, K में +11 ऐड करो तो K, Z में +11 ऐड करेंगे तो K आएगा, और K में +12 ऐड करेंगे तो W आएगा. टोटल 26 लेटर्स होते हैं. कभी भी अगर आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो सबसे पहले ना पेपर के स्टार्ट में ना ऐसे 26 पूरे अल्फ़ाबेट्स लिख दो, एंड उनको, जैसे Z है तो 1 है, A के लिए 1 आता है और Z के लिए 26 आता है. ऐसे पूरी सीरीज़ A से लेकर Z तक लिख कर रख देना पेपर में स्टार्टिंग में ही, ताकि जब ये क्वेश्चन आए तो आपको ईजी जाए. 23. इफ वाराणसी इज कोडेड एज WCUESGZQ, देन द कोड ऑफ कोलकाता विल बी. ओके, तो वाराणसी को उन्होंने क्या कोड दिया है, WXUVW. ठीक है, +1 W आता है.
सो v+1 w, तो k+1 क्या आता है, k+1 इज़ l, ठीक है। वैसे ही a+2 c आता है, तो वैसे ही a+2 c है, तो O+2 q। इसी से हमारा आंसर भी आ गया है, ज़्यादा हमें रिसर्च भी करनी नहीं पड़ी, स्टार्टिंग में ही आंसर मिल गया। ओके, स्टिल आई विल राइट इट हियर। सी, यहाँ पर मैंने फिर से नंबर्स लिख दिए हैं +1 +2 +8 तक, और वैसे ही आप कोलकाता में भी उसी तरह से ऐड करो, +1 +2 उसी वे में ऐड करेंगे हम, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। +1 2 3 4 5 6 एंड A7, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड, अ वुमेन सेड his brother's father is only son of my grandfather. The woman is related to Rakesh as, okay, introducing Rakesh to her husband, introducing Rakesh to her husband, a woman said, मतलब ये दोनों का हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। और his brother's father मतलब कि उनके भी भाई, राकेश के भी फादर, इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो इसमें पूछा है ये दोनों कैसे रिलेटेड है। वुमेन इज रिलेटेड टू राकेश एज हिज ब्रदर्स फादर, इनके भाई के फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ओके, तो ये है ऑप्शन सी, सिस्टर, बहन है, क्योंकि हिज ब्रदर्स फादर, इनके भाई, जैसे कि यहाँ पर ग्रैंडफादर है, उनके एक ही बेटे हैं फादर, एंड उनका एक है राकेश, एक दूसरा भाई है, एंड ये है वुमेन, ठीक है। आगे 25, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:5, इफ 16 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देयर रेशियो बिकम्स 1:2। द नंबर्स आर, यहाँ पर क्या पूछा है कि दोनों में 2:5 रेशियो है, और अगर उनमें 16 ऐड कर दिया देयर रेशियो बिकम्स 1:2, तो ये कौन से नंबर हो गए। तो सबसे पहले तो हम A/B कर लेंगे, A ले लेंगे 2 को, एंड B ले लेंगे 5 को। इनमें हमें ऐड कितना करना है, 5A और ओके 2:5 लेना है, इज इक्वल टू करना है, और ये रेशियो है। तो यहाँ पर ऐसी इक्वेशन आएगी 5A 2B। ओके, ये हमारी इक्वेशन है। तो अभी A+16 और B+16, और उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1/2, 1:2 वाली रेशियो आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ A इन 2। ओके, तो 2B/5, 2 × 2B/5, इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। 1 मिनट ओनली। सी, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप उसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। हमने पहले तो A एंड B को 2/5 वाला अजम्पशन दिया, देन 5 = 2B, फिर दोनों में 16 ऐड करना है, ऐसी इक्वेशन बनाई। फिर उसके बाद में A = 2B/5, जो A का 5A था उसको नीचे कर दिया। देन हमने इक्वेशन में आगे जाकर जो इक्वेशन हमारी बन रही थी 4B/5 + 32 क्यों हुआ था ये, बिकॉज ऑफ दिस। ओके, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने देखा था AB, यहाँ पर जो पहली सिचुएशन थी उसमें A+16/B+16, तो A 2A हो गया था, +32 = B/16, B+16। ओके, ये हमारी इक्वेशन आ गई थी यहाँ पर। फिर उसको ही हमने, और जो हमारी इक्वेशन 2 और जो हमारी आगे की थर्ड इक्वेशन थी, उन दोनों को हमने एक साथ लाया। फिर यहाँ पर जो हमारा 80 आंसर आता है, ये 16 × 5 = 80, इस वे में आंसर आता है। तो हमने यहाँ पर A को 32 ले लिया, तो हमारे ऊपर की इक्वेशन को कंसिडर करके हमने A को 32 लिया है, एंड B को हमने 80 लिया है। ओके, आगे पढ़ेंगे 26, सुपीरियरिटी ऑफ इंटेलेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन थीम इन द सेम वे एज अ कॉन्केव मिरर कलेक्ट्स ऑल रेज दैट स्ट्राइक अपॉन इट इनटू वन पॉइंट। व्हाट टाइप ऑफ रीजनिंग इज एंटेल्ड इन द अबव स्टेटमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनालॉजिकल। इट इज द एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजी इज इंटेलेक्ट सुपीरियरिटी इज टू कॉन्सेंट्रेशन पावर, और फिर कॉन्केव मिरर इज टू रेज कॉन्सेंट्रेशन एट वन पॉइंट। यहाँ पर स्पेसिफिकली स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, एनालॉजी। ये जो रीजनिंग के टाइप्स है, व्हाट टाइप ऑफ रीजनिंग, तो ये रीजनिंग का टाइप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बिलो आर 2 premises A and B, 4 conclusions are drawn from them. Select the code that states validly drawn conclusion, taking the premises individually or jointly. Premises, most of the answers are physically fit, most of the singers are dancers. Conclusions, most of the singers are physically fit, most of the dancers are singers, most of physically fit persons are dancers, and most of physically fit persons are singers. Okay, अभी यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है डांसर्स आर फिजिकली फिट एंड सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है।
तो हम उसी को वही कंटेक्स्ट को ध्यान में रखकर हमारा जो कंक्लूजन है वो निकालेंगे। मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट, ये उन्होंने बोला नहीं है। हमारे जो ये फिजिकली फिट है ये मोस्ट ऑफ द डांसर्स है, और यहाँ पर बोला है मोस्ट ऑफ द सिंगर्स, मतलब कि सिंगर्स का जो एक बड़ा सा चंक है, सॉरी, वो डांसर्स है, ठीक है, पर वो फिजिकली फिट है या नहीं ये हमें पता नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर्स, ये भी हमको स्टेटमेंट में पता चलता है। मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट, ये हमें पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स, हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर्स, तो डांसर्स आर सिंगर्स, दोनों बातें सेम है। मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर्स, करेक्ट, यहीं पर बोला है फर्स्ट ए में प्रीमाइस में। देन मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर सिंगर्स, नहीं, देखो ये दोनों मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट, ये दोनों बातें ना सेम ही है, तो ये इसीलिए हमारा कंक्लूजन नहीं हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 A, B एंड C, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। आगे बढ़ेंगे 28, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रीसपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग। अभी इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, जनरलाइजिंग अबाउट प्रॉपर्टीज। तो इंडक्टिव रीजनिंग में लॉ ऑफ आइडेंटिटी, अनचेंजेबिलिटी इन नेचर, हार्मनी इन नेचर, यूनिफॉर्मिटी इन नेचर। ऑप्शन 4, क्यों? तो इसमें क्या होता है ना, इट प्रीसपोजेस अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन फ्यूचर विल ऑकर एज इट ऑलवेज हैज़ इन द पास्ट। मतलब जो पास्ट में हो चुका है इवेंट्स, वैसे ही इवेंट्स फ्यूचर में होंगे। इंडक्टिव रीजनिंग, प्रीसपोजिशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब कि प्रॉपर्टीज जनरलाइज करना है प्रॉपर्टीज़ को, जो पास्ट में हुई है वही प्रॉपर्टीज़ फ्यूचर में भी होंगी। और वही यूनिफॉर्मिटी, जो पास्ट का इवेंट था वही यूनिफॉर्मली, मतलब सेम ही फ्यूचर में भी होगा। दैट इज प्रीसपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग। आगे बढ़ेंगे 29, इफ द प्रपोजिशन डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोशियस इज टेकन टू बी फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन और प्रपोजिशंस कैन बी क्लेम टू बी सर्टनली ट्रू, सिलेक्ट द करेक्ट कोड। तो अभी ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस, नो डोमेस्टिक एनिमल इज फेरोशियस एंड सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉन फेरोशियस। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोशियस, और इसको हमने फॉल्स मानना है। फॉल्स, हार्डली का मतलब आपका क्या आएगा, नॉट फेरोशियस, हार्डली बोला है ना, तो नॉट फेरोशियस, तो हमें इसका उल्टा अपोजिट देखना है जो ट्रू रहेगा। तो ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस, इसका उल्टा है, एंड देन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फेरोशियस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, A एंड B, ठीक है, क्योंकि ये दोनों उसका जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है हार्डली फेरोशियस, उसका उल्टा आता है, इसीलिए A एंड B आर द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30, आगे फिर इंटरप्रिटेशन है। 30, which of the following statement is not correct in the context of Venn diagram? Not correct, okay? It is a method of testing the validity of arguments. It represents both the premises of syllogism in one diagram. It requires two overlapping circles for two premises of a standard form categorically syllogism. It can be used to represent classes as well as propositions. अभी हमने देखा कि class and proposition, अभी ऊपर हमने proposition देखा था, premise देखा था कि सिंगर एंड आंसर वाला, तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। यहाँ पर उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, ओके। इट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, करेक्ट। हमें आर्ग्यूमेंट्स कितने वैलिड है ये उसी से पता चलता है जब हम वेन डायग्राम में ऐसे दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। देन इट रिप्रेजेंट्स बोथ द प्रीमाइसेस ऑफ अ सिलोगिज्म इन वन डायग्राम, करेक्ट, हम एक ही डायग्राम में पता चल जाता है। इट रिक्वायर्स टू ओवरलैपिंग सर्कल्स फॉर टू प्रीमाइसेस ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकली सिलोगिज्म। हमें ओवरलैप करना जरूरी है क्या? अगर ये है ट्रीज के बारे में और ये है एनिमल्स के बारे में और दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं तो इनका ओवरलैप करना जरूरी है? नहीं है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 3 है हमारा आंसर, नॉट करेक्ट, ओके। आगे बढ़ेंगे। द टेबल बिलो एम्बॉडीज डाटा ऑन द प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स एंड पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस in country P for 5 years from 2012 to 16. Answer questions 31 to 35 based on data contained in the table. अब ये डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर पर अभी ईयर है 2012 से 16, प्रोडक्शन इन मिलियन केजी, फिर उसका एक्सपोर्ट्स और पर कैपिटा कंजम्पशन। तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन स्पेसिफिक आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। द परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर प्रीवियस ईयर वॉज हाइएस्ट इन विच ईयर, मतलब कि कंजम्पशन इंक्रीज पर कैपिटा कंजम्पशन, ओके, यहाँ पर तो कौन से ईयर में पिछले ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा था, ओके। सो 31 का आंसर, सबसे पहले तो आंसर क्या आएगा, 31 का आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे? पर कैपिटा कंजम्पशन, सबके पता रहनी चाहिए। और वो कैसे पता करेंगे हम लोग? यहाँ पर उन्होंने पर कैपिटा कंजम्पशन का फॉर्मूला दिया है, कंजम्पशन इन मिलियन केजी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ओके। एंड कंजम्पशन कैसे निकालना है? कंजम्पशन इन मिलियन एंड कंजम्पशन इन मिलियन केजी इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। उन्होंने ऐसा सीधा सीधा कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या दिया है? प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स। तो हमें ये दोनों को माइनस करना है, माइनस 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 माइनस, और ये सब माइनस होंगे। तो फिर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी
उसको हमें लेनी है, मतलब सारी वैल्यूज़ को लेना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, चलो पहले हम कैलकुलेट करके आंसर्स लिख देते हैं। सी यहाँ पर मैंने सारे माइनस जो भी वैल्यूज़ है ये सारे लिख दिए हैं। अभी उन्होंने बोला है फाउंड आउट परसेंटेज इंक्रीज, तो पर कैपिटा परसेंटेज इंक्रीज पूछा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो रिसेंट ईयर है, जो हमारा चलता हुआ ईयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन से 13, 14, 15 और 16 दिए, 12 नहीं दिया है ऑप्शन में, क्योंकि 12 के पहले का ईयर ही नहीं है। तो सबसे पहले 88 माइनस 72.5 डिवाइडेड बाई 72.5 इंटू 100। ठीक है, ऐसा आपको जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से। तो हम डेटा पर से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऐसे कोई दो वैल्यूज़ देखो जो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा हाई लग रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा सा पास में लग रहा है, और उसमें मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा भी है और कंजम्पशन एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2016 में भी वैसा ही सीन आ रहा है एंड 2014 में भी आ रहा है, 202 और 114। ठीक है, तो हम ये दो वैल्यूज़ को देखेंगे ट्राई करके। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है, जैसे कि 108 माइनस 88 डिवाइड बाय 88 इंटू 100%। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा जाएगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर दे देती हूँ 22.72%। ठीक है, ये हमारा 2014 वाला। फिर उसके बाद में हम और एक जो वैल्यू हमने निकालने का डिसाइड किया था 127 माइनस 105 डिवाइड बाय 127 इंटू 100। तो इसका आंसर क्या आएगा 20.95। ऐसे सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करने जितना टाइम हमारे पास होता भी नहीं एग्जाम में, तो हम इसीलिए एकदम शॉर्ट में जो आंसर है हमारा वो है 2014 है हमारा आंसर। मैंने ऐसे दो वैल्यूज़ निकाली जो मुझे अप्रॉक्सीमेटली आसपास लग रहे थे और फिर उस पर से मैंने आंसर निकाला। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना पड़ता है, इतना सारा वैल्यूज़ निकालने का टाइम भी नहीं होता है और इतना टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। 32 व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन द ईयर 2014 इन मिलियन। अभी यहाँ पर उन्होंने पॉपुलेशन निकालने का बोला है, तो अभी हमने पर कैपिटा कंजम्पशन तो पता ही करा था, और 2014 में पर कैपिटा कंजम्पशन सॉरी हमने क्या किया था, हाँ, पर कैपिटा कंजम्पशन का फॉर्मूला देखा था यहाँ पर, कंजम्पशन डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ओके, तो अभी हम उसी को यूज़ करेंगे। अभी पॉपुलेशन को ऊपर ला लेंगे, पॉपुलेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा कंजम्पशन और यहाँ पर आएगा पर कैपिटा कंजम्पशन। ठीक है, पर कैपिटा कंजम्पशन। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है यहाँ की, 1 मिनट, सॉरी, कंजम्पशन कितना है यहाँ पर, हमने अभी निकाला था यहाँ पर कंजम्पशन 108 और पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है 38.7। तो अभी इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो है 2.79%। ठीक है, सुनो, ओके, अभी ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, हमने बहुत ही स्पेसिफिकली यूज़ किया है इसे, पॉपुलेशन निकाली है कैसे, कंजम्पशन जो हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट किया है उससे, और ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है उससे। ठीक है, 33 द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन इन गिवन पीरियड वाज हाईएस्ट इन द ईयर। एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन का रेशियो निकालना है। अभी हमने जो सबसे पहला कंजम्पशन सॉल्व किया है ना, वो हर जगह कैसे यूज़ आ रहा है ये देखो। अभी हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन वाला। तो अभी हमने कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पर देखो, एक्सपोर्ट्स कितना है, ये सब एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं, और कंजम्पशन जो हमने वैल्यूज़ निकाली। तो सबसे पहले हम 114 बाय 2012 114 डिवाइडेड बाय 72.5%, सॉरी 72.5। ओके, ये इसका आंसर क्या आएगा 1.57 इन मिलियन आएगा वो। फिर उसके बाद में हम और कौन सा जो थोड़ा हाई वैल्यू लग रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 का डिफरेंस में आता है ना, और कौन सा वैल्यू लग रहा है आपको हाई 1.5। फिर 2013 दिया, 14 दिया, 15 दिया, 16 नहीं दिया। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है 114 और 88 वाला, 114 और 88। ये आपको ऑब्वियसली समझ में ही आ गया होगा कि वैल्यू डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर आएगा तो वैल्यू उतनी बड़ी नहीं जाएगी, वैल्यू उतनी छोटी आएगी, ऊपर की जो आंसर रहेगा उसकी वैल्यू छोटी आती है। ये तो आपको बेसिक रूल पता ही होगा ना, आई होप आपको पता रहे ये वाला बेसिक रूल, कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है तो हमारा जो टर्म है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं आएगी। ओनो, अरे ये 2012 का हो गया। अभी हम 114 डिवाइडेड बाय 88 करेंगे,
2013 के लिए। उसका आंसर भी अप्रोक्सीमेटली 1.3 आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग आ गया है 2012। इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी। क्यों? तो देखो 130 यहाँ पर दिया हुआ है, उससे 108 ऑफकोर्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। वैसे 116 डिवाइड बाई 105 इसका भी डिनोमिनेटर बड़ा ही है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वॉज हाईएस्ट, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वॉज हाईएस्ट। अब फिर से पॉपुलेशन निकालना है, उसी वे में निकालेंगे जैसे यहाँ पर निकाले थे, ये वाले क्वेश्चन में निकाले थे। ठीक है, क्या करेंगे हम 2013, 14, 15 और 16 का पूछा है, तो वही वे में निकालना है। कंजम्पशन इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। ओके, पॉपुलेशन पूछा है ना। अच्छा, वही जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, वैल्यूज फाइंड कर ली है ना, तो ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। पॉपुलेशन इज इक्वल टू कंजम्पशन बाय पर कैपिटा कंजम्पशन। पॉपुलेशन इज इक्वल टू कंजम्पशन बाय पर कैपिटा कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या करना है, पर कैपिटा कंजम्पशन। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा आना चाहिए, मैंने गलती से ऊपर गलत लिख दिया। ठीक है, फिर से वही सबसे पहले हम ऐसे 2 ईयर्स देख लेंगे जो हमें लग रहे हैं आसपास में। हाईएस्ट पूछा है ना यहाँ पर, क्योंकि पॉपुलेशन हाईएस्ट किस में, हमें इसकी तो पता है कि इसकी है 2.79। अरे ये टिक नहीं हुआ क्या, 2.79। ओके, हमें इसकी वैल्यू पता है। देन हम 34 देख रहे हैं हम, तो हमें इसकी वैल्यू पता है 2.79 किसकी है, 2014 की इन मिलियन। ओके, तो 2014 के यहाँ पर लिख देंगे हम पहले 2.79। उसके बाद में 2013, इसमें पॉपुलेशन, पर कैपिटा कंजम्पशन और फिर कंजम्पशन और फिर पर कैपिटा कंजम्पशन। तो हमारा 2013 क्या है, कंजम्पशन आता है इसका 88/35.2। 88/35.2। ओके, सो आंसर है हमारा सबसे पहले तो ये 88 का, ये हमने 2013 का देख रहे हैं, ये है 2.5, ये 2.6 आता है अप्रॉक्सीमेटली, 2.59 जो 2015 की पॉपुलेशन, और जो 16 की पॉपुलेशन है वो है 3.0। ओके, 3.0। तो हमारा करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो गया, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 2016 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 2016 की। देन आगे बढ़ेंगे हम। व्हाट इज एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर ईयर्स 2012 टू 2016। एवरेज कंजम्पशन निकालना है अभी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट ईजी भी है। कंजम्पशन हमने कैसे निकाला है, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स, तो उसी को यूज़ करना है हमें। प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स को यूज़ करना है। जो ये जो वैल्यूज़ आई हुई है ना, ये उसी की है। तो अभी ये सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है, प्लस 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 प्लस, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको प्लस करना है। तो करेक्ट आंसर क्या आता है, इसका वैल्यू ये इतना पूरा मिला कर आएगा 500.5। 1 मिनट, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। इज इक्वल टू 500.5 डिवाइडेड बाई 5। हमें एवरेज निकालना है क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 5। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 100.1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, वन मिनट अच्छे से लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। 100.1 है एवरेज, है क्या एवरेज 100.1? यस, ये एवरेज है हमारे पास में। क्वेश्चन ऑप्शन 4, सारी वैल्यूज़ को प्लस किया हमने और फिर उसको एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू T/N। तो ये हो गया हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या आएगा, आगे है ICT बेस्ड क्वेश्चंस। Which of the following statements regarding the term ICT are true? ICT is an acronym that stands for Indian Classical Technology. नहीं, it is not classical. Communication technology. Q, converging technologies that exemplify ICT include the merging of audio-visual telephone and computer networks through a common cabling system. So correct answer is 2. Q, converging. The converging technologies that exemplify information and communication technology include the merging of audio-visual टेलीफोन कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू अ कॉमन केबलिंग सिस्टम। उन्होंने क्या बोला है कि ICT का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब क्या होता है कि इंक्लूड्स द मर्जिंग। इसमें सारा जो रहता है ऑडियो विजुअल टेलीफोन कंप्यूटर, ये सबका मर्ज रहता है, सब एक साथ आता है। ये है क्यू। ठीक है,
37. A new laptop has been produced that weighs less, is smaller, and uses less power than previous laptop models. Which of the following technologies has been used to accomplish this? Universal CDs, bus mouse, faster random access memory, Blu-ray drive, solid state hard drive. ये हमारा आंसर है ऑप्शन 4 37 का. ठीक है, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव. दिस डिवाइस स्टोर डाटा ऑन द फ्लैश मेमोरी. डेटा को फ्लैश मेमोरी में स्टोर करता है, नॉट इन द एक्चुअल हार्डवेयर. मुझे कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है बिकॉज मैं कम्प्लीटली इस बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ. मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ है, मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से आती हूँ. ओके. 38. गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स, विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव्स द मैसेज? ram@test.com, raj@test.com, ravi@test.com, swami@test.com and rama@test.com. to CC, BCC. Okay. 38 का आंसर है ऑप्शन बी. BCC stands for blind carbon copy and CC stands for carbon copy. So we will receive all senders detail and persons attached in CC, carbon copy. The email IDs of BCC are not visible to everyone. ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि जो BCC है उसकी ईमेल आईडी सबको विजिबल नहीं होती है, बट जो CC है कार्बन कॉपी उसकी ईमेल आईडी सभी को विजिबल होती है. ओके. ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड कार्बन कॉपी, ये हुए उसका मीनिंग. हमारा करेक्ट आंसर क्या है वैसे? ऑप्शन बी. ओके. ram@test.com, raj@test.com, ram@test.com, raj@test.com एंड ravi@test.com. ये जो 3 है वेबसाइट, ये 3 ईमेल आईडी से विजिबल है. बाकी की ये जो है ये ब्लाइंड है, इसीलिए ये विजिबल नहीं रहेगी. 39. पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट. ठीक है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. सबसे पहले बिट आता है, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, सॉरी बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट. ये आपको, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, ये तो सबको आता है अभी. 39 का आंसर है ऑप्शन सी. ये फिर ये बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट. 10⁻²2. गीगाबाइट आता है 10⁻⁹. अरे ये क्यों गलत हो गया? यहाँ पे 10⁻12 लिखना है. ठीक है, बाकी मेगाबाइट और किलोबाइट मुझे कमेंट्स में बताओ. 40. विथ रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? P, रीड ओनली मेमोरी, रोम इज वोलाटाइल मेमोरी. Q, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज वोलाटाइल मेमोरी. R, सेकेंडरी मेमोरी इज वोलाटाइल मेमोरी. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. Q इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट और ट्रू. रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी. ठीक है. रोम इज नॉट, रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल है और सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलाटाइल है. आगे हम इनके बारे में और भी बातें करेंगे आगे के वीडियोज़ में भी. 41. अब ये इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है. Fly ash produced in thermal power plants is an eco-friendly resource for use in agriculture as micronutrient, wasteland development, dam and water holding structures, brick industry. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. ये सब में ही यूज़ करा जाता है फ्लाई ऐश को. ठीक है. एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वाइट सीमेंट भी है, यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन भी है, यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन स्ट्रक्चर, इन डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग ब्रिक्स. इको फ्रेंडली रिसोर्स है. ये क्वेश्चन ना, ऐसा ही क्वेश्चन हमने MS सेट के टाइम पर भी किया था. जो MS सेट में थे मेरे साथ में उन्हें पता है. 42. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज़ नो डेफिनाइट बिगनिंग एंड एंड? विच इज द डिजास्टर? इट इज ड्राउट्स. ऑप्शन 4 ड्राउट्स. अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ह्यूरिकेन्स और ड्राउट्स है, उसमें ड्राउट्स का नो डेफिनाइट बिगनिंग एंड एंड होता है. नो वन कैन डिफाइन व्हेन इट बिगिन एंड व्हेन इट विल एंड. बाकी सारे डिजास्टर्स का बिगनिंग पता नहीं रहा, अर्थक्वेक का बिगनिंग नहीं समझ में आता बट एंड पता रहता है. लैंडस्लाइड्स भी थोड़ा सा जब मूवमेंट्स होने लग जाते हैं तो अर्थक्वेक के जैसे, तभी ध्यान में आता है और उसका एंड भी होता है, वो ध्यान में आता है. ह्यूरिकेन्स, स्टॉर्म वगैरह, उनका भी हमें पता चल जाता है. 43. असर्शन, इंडोर एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ हज़ार्ड. द डिस्पर्सल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज रैदर लिमिटेड इन इंडोर इन्वायरमेंट. तो 43 का आंसर है ऑप्शन ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यहाँ पे इंडोर एयर पोल्यूशन जिससे सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कैंसर, ये सब कुछ हो सकते हैं. एंड दिस इज अ सीरियस हज़ार्ड. ये भी बात सही है. द डिस्पर्सल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज लिमिटेड बिकॉज इट डज नॉट गेट स्प्रेड इन द इंडोर एनवायरमेंट. डिस्पर्सल यानी कि जो उनका स्प्रेड होने का जो वे है, जो रेट है, वो बहुत कम होता है बिकॉज उन्हें लिमिटेड स्पेस मिलता है. बाहर आउटडोर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसीलिए फास्ट डिस्पर्स होते हैं. कोविड के टाइम पर नहीं, क्या घर पर रहने के लिए बोला जाता था, बिकॉज बाहर अगर वायरस है, वायरस के पार्टिकल्स है, तो वो बहुत जल्दी डिस्पर्स होते हैं. 44. In terms of their contribution to total power generation in India, identify the correct sequence of energy sources: thermal power plants, large hydropower projects, nuclear energy, renewable energy, which includes solar energy, wind energy, biomass, and small hydropower projects.
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उन्होंने पूछा टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया, उसके कंटेक्स्ट में। तो टोटल पावर में सबसे पहले थर्मल आता है, फिर रिन्यूएबल आता है, फिर लार्ज हाइड्रो पावर एंड देन न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का ज़्यादा यूज़ नहीं है इंडिया में अभी भी। अप्रॉक्सीमेटली 64% आता है, 64%। देन जो हमारा रिन्यूएबल है ये 20% आता है। फिर जो हाइड्रो पावर है 13.2% अप्रॉक्सीमेटली, एंड न्यूक्लियर है 2%। ओके, ये हमारी वैल्यूज़। ऐसा एक्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पूछते, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। 45. Which of the following is considered as major source of pollution in rivers of India? Unregulated small scale industry, untreated sewage, agricultural runoff, thermal power plant, untreated sewage. Correct answer is 4. सबसे ज़्यादा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। Untreated sewage is the largest source. Others are agricultural runoff and unregulated small scale industry. 46. India has largest higher education system in the world after. Now education related question. Higher education. The United States of America, Australia, China, United Kingdom. Largest higher education system after option 4, United States and China. Okay, third largest in the world after China and USA. 47. Prime Minister Research Fellowship is for students pursuing PhD programs for option B, IITs and IISc, Institute of Technology and Indian Institute of Science. It is for promoting research and cutting-edge technologies designed particularly for those who are willing to pursue PhD course in IIT and IISc. 48. Leader of opposition is a member of committee which selects the Central Information Commissioner, the Central Vigilance Commissioner, the Chairperson of National Human Rights Commission, the Chairperson of National Commission for Women. 48 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, द लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, कंप्राइजेस ऑफ अपोजिशन एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल विजिलेंस शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सेंट्रल विजिलेंस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। फिर आता है हमारा ऑप्शन सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। वो भी अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के इस पर, उनको रिकमेंड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, अदर मेंबर्स। Then comes the chairperson of National Commission for Women is appointed by central government on recommendation of committee. Committee is headed by minister in charge of the Ministry of Women and Child Development. जो स्मृति ईरानी थे ना, वो उनके रिकमेंडेशन पर ये कमेटी होती है। डी। 49. Which of the following statements are correct about gender budgeting? It is a separate budget addressing the specific needs of women. It assesses the impact of government budget on women. It is an accounting exercise. It is another budgeting innovation. Correct answer है ऑप्शन ए, 49 का, A and D. It is not a separate budget. Gender budgeting is a powerful and innovative tool for achieving the gender mainstreaming to safeguard that the benefits of development should reach women. It is not a separate budget. The reason behind this is this budget is women lags behind mind, so they warrant special attention. मतलब कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा वुमेन के ऊपर उसमें स्पेशल अटेंशन दिया गया है। और बजट का क्या इम्पैक्ट होता है वुमेन के ऊपर, इसको असेस करना था। 50. Which of the following are the barriers to citizen-centric administration in India? Wooden and inflexible attitude of civil servants, correct. Ineffective implementation of rules and laws, correct. Awareness of rights and duties, no. Lack of job opportunities for the youth, no. Correct answer is option 4, A and B. यहाँ पर पूछा है barriers to citizen-centric administration. Okay. Attitudinal problems, lack of accountability, red tapeism, low levels of awareness of rights and duties of citizen and ineffective implementation of laws and rules. Okay, इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड यस, आगे भी और वीडियोज़ आएंगे इसी वे में, तो उसके लिए नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो।